गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबों का एसआर कुंज में स्वागत है। जैसा कि हम लोग इसके पहले साइंस में कुछ वीडियो बना रहे थे, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से हम लोगों ने प्रोसेस को चेंज कर दिया है। अब हमने प्रयास किया है कि बीटीसी के बुक में जो भी चैप्टर आपको दिए हुए हैं उनको मैं लाइन बाय लाइन एक एक करके पढ़ के आपको सुनाऊंगा। उसके बाद मैं प्रयास करूंगा कि मैं इसको आपको समझा दूं, एक एक लाइन का अर्थ समझा दूं, प्लस साथ साथ मैं आपको याद कराने का भी प्रयास करूंगा। जैसे कि आज हम लोग बायोलॉजी में जो चैप्टर है, पहला चैप्टर है, हालांकि पीटीसी में 6वां चैप्टर है, जिसका नाम है ज्यों प्रक्रम। क्या नाम है? ज्यों प्रक्रम। इसका नाम है ज्यों प्रक्रम, या इसको बोलते हैं हम लोग लाइफ प्रोसेस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे। इसमें हम देखते हैं जैव प्रक्रम, यानी सबसे पहले समझेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है, लाइफ प्रोसेस क्या है। देखिए, एकदम एकदम इसका सिंपल परिभाषा आप जानना चाहते हैं ना, तो जीने के लिए आप जितनी क्रियाएं करते हैं ना, जीने के लिए जितनी आप क्रियाएं करते हैं वो सब जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको पढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम जैव सजीव तथा अजैव निर्जीव में अंतर कैसे स्पष्ट करते हैं। यदि हम कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं या गाय को जुगाली अथवा गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये सजीव है। यदि कुत्ता, गाय या इंसान सो रहे हैं, तो क्या तब भी हम यही सोचेंगे कि ये सजीव है? लेकिन हम यह कैसे जानेंगे? हम उन्हें सांस लेते देखते हैं और जान लेते हैं कि वे सजीव हैं। पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वे सजीव हैं? हम में से कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं, लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी न होकर अन्य रंग की होती है? वे समय के साथ वृद्धि करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव हैं। दूसरे शब्दों में, हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। ये वृद्धि संबंधी या अन्य गतियां हो सकती हैं, लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती। कुछ जंतु सांस तो लेते हैं, परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, वे भी सजीव हैं। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। देखिए, यहाँ तक हमने जो भी कुछ सुना, पढ़ा, इसमें बस आपको यही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हम किसी वस्तु को कैसे पहचानेंगे कि वो सजीव है या निर्जीव है। क्या हम देखकर बता सकते हैं कि वो सजीव है कि निर्जीव है? सिर्फ देख के? तो हमारा आंसर होगा कि सिर्फ हम देखकर ये स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि वो सजीव है कि निर्जीव है, जब तक हम उनकी क्रियाओं को कुछ नहीं देखेंगे। जैसे हम कुत्ता को देखते हैं, कुत्ता दौड़ रहा है, गाय जुगाली कर रही है, तो कहते हैं कि ये सजीव है। अब है कि अगर ये सो गया, कुत्ता या गाय सो गई, तो हम कैसे पता करेंगे कि वो सजीव है कि निर्जीव है? तो इसके लिए हम जाएंगे उसके पास में और देखेंगे कि सांस ले रहा है कि नहीं, सांस चल रहा है कि नहीं। इसका सांस ले रहा है, सांस चल रहा है, तो इसका मतलब सजीव है। सांस नहीं चल रहा है तो निर्जीव है। ठीक उसी प्रकार प्रश्न आता है पौधे पर। क्या पौधे हरे हैं तो सजीव है? अगर अन्य रंग के होंगे तो क्या वो सजीव नहीं होंगे? तो इसके लिए भी यही प्रश्न हम लोगों को बस बार बार ये आ रहा है कि कैसे हम पता करेंगे कि ये सजीव है या निर्जीव है। ठीक है, अर्थात कुल मिलाकर आप ये जान लीजिए कि यहाँ हम लोग को सजीव के लक्षण के बारे में जानना है। यानी प्रत्येक सजीव को, प्रत्येक वे वस्तुएं जिसमें जीवन है, उनके कुछ स्पेशल लक्षण होते हैं, कुछ अपना क्वालिटी होता है, कुछ अपना गुण होता है। उन्हीं गुणों, उन्हीं लक्षणों के आधार पर हम ये कह देते हैं कि ये सजीव है और ये निर्जीव है।
ओके, जैसे हम लोग 6-7 क्लास में ही पढ़ते हैं सजीव के लक्षण, उसी तरह यहाँ भी हम लोगों को पढ़ना होता है, जानना होता है कि सजीव कौन है, सजीव के लक्षण क्या क्या है। तो सिंपल हम सोचते हैं तो देखते हैं कि जिसमें गति होती है, जो पाचन करता है, जो भोजन करता है, जिसमें वृद्धि होती है, जो प्रजनन करता है, जो श्वसन करता है, जिसमें परिवहन की क्रियाएं होती हैं, ये सब क्या होते हैं, सजीव होते हैं। जैसे फिर हम आगे इस बुक में देखते हैं, जैसे हम लोग पढ़े थे, अति सूक्ष्म अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियां आंखों से दिखाई नहीं देती। उदाहरण के लिए अणुओं की गतियां कह रहा है कि कुछ ऐसी गतियां होती हैं कि जो हमारे आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है। जैसे अणुओं की गतियां, पदार्थ के प्रत्येक कण गतिशील होते हैं, उसी गतिशीलता के कारण, जैसे हम लोग पानी में रंग को डालते हैं, पानी में रंग को डालते हैं, कलर को डालते हैं, तो कुछ देर बाद वो पूरा पानी उस कलर का हो जाता है। अगर आप पानी में लाल रंग डाले हो तो कुछ देर बाद पूरा पानी लाल रंग का हो जाएगा। ऐसा क्यों? इसका कारण है कि उसमें जो कण है, जो पार्टिकल्स हैं, जो अणु हैं, वो सब गति कर रहे हैं और उसी गति के क्रम में पूरे पानी को रंग देते हैं। तो लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं, वो हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या यह अब आगे हम पढ़ते हैं, क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? यदि हम यह प्रश्न किसी व्यवसायी जीव विज्ञानी से करें तो उनका उत्तर सकारात्मक होगा। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती, अतः इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि वे वास्तव में सजीव है या नहीं। देखिए, अब प्रश्न आता है कि क्या किसी जीव में आणविक गति अगर नहीं है तो सजीव है कि नहीं है। अगर आप ये कहते हैं, आप सिंपली आपसे पूछा जाए कि आणविक गति अगर नहीं है तो क्या वो सजीव है कि निर्जीव, तो आप कहिए नहीं, वो निर्जीव है। जब आणविक गति रहेगा तब सजीव है, आणविक गति नहीं है तो निर्जीव है। अब प्रश्न आता है एक विषाणु पर कि विषाणु में तो आणविक गति नहीं होती है। जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करता है तब तक उसमें कोई आणविक गति नहीं होती है। आप जानते हो कि जब विषाणु किसी सजीव शरीर, जो किसी जीव के शरीर के बाहर रहता है तो और उसमें कोई आणविक गति नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो किसी जीव के अंदर प्रवेश कर जाता है उसमें आणविक गति आ जाती है। तब इस आधार पर आप क्या कर सकते हैं, विषाणु को क्या कहिएगा, सजीव की निर्जीव? इसलिए ये माना गया है, ये कहा जाता है कि विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच का योजक कड़ी है, अर्थात वह नहीं तो पूर्णतः सजीव है और न ही पूर्णतः निर्जीव है। कोई दिक्कत? आगे हम लोग देखते हैं, जीवन के लिए आणविक गतियां क्यों आवश्यक है। पूर्व कक्षाओं में हम यह देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित होती है, उनमें ऊतक हो सकते हैं, ऊतकों में कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में छोटे घटक होते हैं। सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती है, अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम कौन से हैं, आइए खोजते हैं। यहाँ हम लोगों ने देखा, एक प्रश्न पूछा गया कि जीवन के लिए आणविक गतियां आवश्यक है कि नहीं है, इस पर हम लोग चर्चा किए। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि इसके पहले हम लोग पढ़ा भी है, 9th क्लास में पढ़ा है कि एक जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। हमने पहले से जाना है कि एक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। एक कोशिका जब आपस में मिलता है तो ऊतक बनता है, कोशिका के मिलने से ऊतक बनता है, ऊतक जब मिलते हैं तो अंग बनते हैं, और अंग जब मिलते हैं तो अंग तंत्र बनते हैं, और अंग तंत्र जब मिलता है ना तो एक मानव के शरीर का या किसी भी जीव के शरीर का निर्माण होता है। जैसे सिंपल सा बात, एक एग्जांपल देते हैं हम, जैसे मान लीजिए कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं मिली तो ऊतक बना। अब ऊतक आप लोग पढ़े हैं, जैसे एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, बहुत से ऊतक को पढ़े हैं आप लोग, पढ़े ना। अब ये ऊतक जब मिलते हैं तो अंग का निर्माण होता है, जैसे हाथ हुआ,
मुंह हुआ, कान हुआ, नाक हो गया, आंख हो गया, हृदय हुआ, फेफड़ा हुआ, लीवर हुआ, ये तमाम ये अंग है। अब जब अंग आपस में मिलते हैं तो अंग तंत्र बनता है। जैसे मुंह हो गया, दांत हो गया, अमाशय हो गया, छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई, ये सब आपस में मिलते हैं तो पाचन तंत्र का निर्माण होता है। उसी तरह आप नाक को ले लीजिए, फेफड़ा को ले लीजिए, कुपिकाओं को ले लीजिए, ये जब आपस में मिलते हैं तो श्वसन तंत्र का निर्माण होता है। उसी तरह हृदय को ले लीजिए, धमनी को लीजिए, सिरा को लीजिए, इसको जब मिलाते हैं तो परिवहन तंत्र का निर्माण होता है। और ये सभी तंत्र जब आपस में मिलते हैं तो मानव के एक शरीर का निर्माण होता है। कोई दिक्कत? क्लियर है? तो अब है कि ये एक व्यवस्था है। अब हमारे शरीर में ये जो भी क्रियाएं हो रही हैं लगातार होनी चाहिए। जीवों के शरीर को भी मरम्मत और संरक्षण की आवश्यकता होती है, और जीवों के शरीर को मरम्मत एवं संरक्षण